नमस्कार साथियों, एसबी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं विद्याधर आपके साथ लेके आए हैं जनरल साइंस के जो अपने क्वेश्चन चल रहे थे, जिनके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो पीछे के एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर एक और क्लासेज आपके सामने लेके प्रस्तुत है। तो इसके बारे में अपन कह सकते हैं कि एक छोटा सा विचार है कि हम भी हैं जोश में, तुम भी हो जोश में, बातें कर होश में, यो ना मुस्कुरा के दिल जला, निकल के जरा सामने तो आ। तो अभी आपके सामने आया है अपना पहला ही क्वेश्चन, जिसके बारे में अपन कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिखाई दे रहा है, ये आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन को आप रीड करेंगे तो हम पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संश्लेषित करते हैं। तो किसका संश्लेषण करते हैं? यानी आप यहाँ बता सकते हैं कि हमारे पास में प्लांट्स जो आए हैं, वो प्लांट्स सूर्य की जो एनर्जी होती है उसको उपयोग करके, और हरे पौधे हैं तो इसलिए उनके पास में क्लोरोफिल तो पाया ही जाएगा। और क्लोरोफिल जब पाया जाएगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि प्लांट्स जो हरे होते हैं तो किसकी वजह से दिखाई देते हैं हरे हमें? तो हरे अगर दिखाई दे रहे हैं तो हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाएगा भाई? तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन तो ये आ गया कि पौधे हरे क्यों होते हैं, तो आप कह सकते हो क्लोरोफिल के कारण। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में मेटल कौन सी होती है? जो आप बता सकते हो कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, यानी मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्लोरोफिल के बारे में आप कह सकते हो कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो दो होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। और क्लोरोफिल को ही अपन क्या कह सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, जो पादपों का अपने आप में वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप में भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला एक बार पूछा हुआ है JVNL के एग्जाम में कि C55H72O4N5Mg। ये हमारे पास में क्लोरोफिल ए का क्या होता है? पिगमेंट का अपने आप में फॉर्मूला होता है, जो आप कह सकते हो कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को अपन वैसे देखें तो हरित लवक जो पौधों में पाया जाता है उसको अपन तीन भागों में बांट देते हैं। पहला आता है जो कलरफुल होता है तो उसको वर्णिक, दूसरा होता है अवर्णी, और तीसरा होता है हरित लवक। तो वर्णी लवक को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, क्रोमोप्लास्ट। क्या कह सकते हैं भाई? क्रोमोप्लास्ट इसे अपन कहते हैं। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, इस क्रोमोप्लास्ट को अपन रंगीन या कलरफुल भी कहते हैं। दूसरा आता है अवर्णी, जिसको आप कह सकते हो जो अपने आप में अवर्णी होता है। अवर्णी जो होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट कह देते हैं, और जो हरित लवक होता है उसको अपन कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे पास में आया है पहला कि क्लोरोफिल ए। दूसरा आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आपने देखा, थोड़ा सा इसमें भी ये है C55H72O5 और N4Mg होता है। दूसरा जो आता है क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, वो कहता है भाई साहब C55H72 की बजाय 70, और O जो है वो 5 की बजाय 6, और N4Mg। ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के आपके सामने क्या आ गए भाई? फॉर्मूलाज आ गए। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लेता है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताइए, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला बताइए, तो आप ये बता सकते हो। दूसरी खास बात हमारे पास आती है कि प्लांट्स जो होते हैं ना, वो प्लांट्स एक बात बताते हैं कि प्लांट्स के अंदर
हम देखें तो नॉर्मली पाई जाती है कौन सी भाई, तो यानी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो अपने आप में काम में लेते हैं CO2 प्लस में H2O। ये दोनों ही कब काम में आते हैं, जब हमारे पास क्या उपस्थित हो भाई, सनलाइट उपस्थित हो और साथ में उनके अंदर हरित लवक उपस्थित हो। ये दोनों चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो वो अपने आप में इस प्रकार की प्रोसेस उसमें हो पाएगी। और यहाँ बनता क्या है, बनता है भाई C6H12O6, साथ में गैस निकलती है कौन सी, ऑक्सीजन, और साथ में निकलता है जल। तो ये पूरी इसकी प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप इसका आंसर दे पाएंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान CO2 और H2O दोनों मिलते हैं और सनलाइट वहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता ही है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और जल का निर्माण करते हैं, वाष्प के रूप में उसको उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो हमारे पास में यहाँ आ रहा है कि किसका निर्माण करेंगे, तो आपका आंसर होगा राइट आंसर ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये अपने आप में सबसे सिंपल सेकेराइड होती है, इसको प्लांट्स की सेकेराइड भी कह सकते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ये जो ग्लूकोज होता है तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, तो इसलिए हम इसका काम में लेते हैं। सुक्रोज के बारे में भी आप एक बात बता सकते हो कि सुक्रोज जो होता है ये अपने आप में, अगर मैं नाम बोलूँ तो आपका प्रश्न आता है कि सुक्रोज बहुत ही क्या होती है, मीठी शर्करा होती है भाई। क्या होती है, मीठी शर्करा होती है, तो सुक्रोज होती है। ऐसे ही बोलूँ फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज को भी आप कह सकते हो कि जो फ्रूट्स में या फलों में, किसमें, फलों में पाई जाने वाली शर्करा आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे भाई, फ्रक्टोज। और उस फलों के कारण से ही हम कह सकते हैं कि जो अपने आप में ग्लूकोज GGF, ये आपके फॉर्मूला है किसका, सरल शर्करा का या मोनोसेकेराइड का। तो आपसे कोई ये भी पूछे कि मोनोसेकेराइड कौन कौन सी होती हैं, तो आप बोल सकते हो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये तीनों अपने आप में क्या होती हैं भाई, सिंपल या सरल शर्कराएं होती हैं। दूसरी खास बात, अगला आता है डाइसेकेराइड्स। कौन सी आती हैं भाई, डाइसेकेराइड। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है मासूले। कौन सा आता है भाई, मासूले। माँ का मीनिंग है माल्टोज, सू का मीनिंग है सुक्रोज, ले का मीनिंग है लैक्टोज। तो ये भी हमारी डाइसेकेराइड्स पाई जाती हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इनमें से कौन सी शर्करा डाइसेकेराइड होती है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि माल्टोज जो सेकेराइड है वो डाइसेकेराइड है। दूसरी खास बात, सबसे सरल कौन सी है, ग्लूकोज, जो अपने आप में नॉर्मल शर्करा कहलाती है या तुरंत एनर्जी के लिए हम इसको काम में लेते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लैक्टोज कौन सी शर्करा होती है, नॉन टोन नहीं है ये, ग्लैक्टोज है, तो ग्लैक्टोज जो शर्करा होती है इसको अपन ब्रेन की शर्करा भी कहते हैं कि भाई, BRAIN, ब्रेन। तो ब्रेन की सेकेराइड पूछे या मस्तिष्क की शर्करा पूछे तो भी आप क्या बताओगे, ग्लैक्टोज। बॉडी में थकावट है तो आप ग्लूकोज ले, ब्रेन की थकावट है तो ग्लैक्टोज दूर करेगी। फल खाओगे तो उसमें फ्रक्टोज पाया जाएगा, और अगर मीठी चीज़ खा रहे हो तो उसमें सुक्रोज पाया जाएगा। ये आपकी सेकेराइड से रिलेटेड छोटी छोटी बातें थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी टाइम, बहुत महत्वपूर्ण बॉटनी के पोर्शन से जब क्वेश्चन निकलता है तो ये एरिया कवर करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। और वो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपसे ध्यान से देखिए ज़रा। दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए, व्यावसायिक मतलब
अपने आप में ट्रेडिशनल जिसको अपन कह सकते हैं या कॉमर्शियल क्रॉप जिसको अपन कह सकते हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो तैयार की जाती है, उसके लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी है? तो आप कह सकते हो कि हमारे पास में यहाँ व्यापारिक फसलें तो दो ही दिखाई दे रही हैं, एक सरसों और एक बीटी कपास। व्यापारिक फसल तो दो ही हैं, बैंगन और टमाटर तो हमारी सब्जियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो व्यापारिक फसल के लिए स्वीकृति किसके लिए तैयार की गई थी और कौन सी है जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके जेनेटिक मॉडिफाई करके तैयार की गई थी? तो वो कौन सी है भाई? बीटी कपास जो होती है हमारी व्यापारिक तरीके के अंदर या व्यापारिक स्तर के ऊपर इसकी पैदावार की जाती है। दूसरी खास बात है, इसी के द्वारा ही जेनेटिकली मेथड के द्वारा तैयार किया गया था क्या? बीटी बैंगन। तो फर्स्ट टाइम तैयार किया जाने वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी थी? तो बीटी कपास। उसके बाद इसी से तैयार किया गया बीटी बैंगन। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके माध्यम से अपने यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। सरसों का अनुसंधान केंद्र भी पूछा हुआ है भाई, कहाँ है? हमारे सेवर भरतपुर के अंदर ही अपने आप में सरसों अनुसंधान केंद्र है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरी खास बात ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान जो है वो सरसों के अंदर उत्पादन में कौन से नंबर पे है? तो जीके का क्वेश्चन आप बता सकते हो अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हो तो। नेक्स्ट अगला हमारे पास में आ रहा है कौन सा भाई? क्वेश्चन आया है जंतु विज्ञान। कौन सा आ रहा है? जंतु विज्ञान, यानी हम कह सकते हैं जिसको जूलॉजी। जंतु विज्ञान को नाम देते हैं भाई क्या? जंतुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या कहलाता है? जूलॉजी। अगर पादपों का अध्ययन पूछता तो हम बोल देते बॉटनी। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि जूलॉजी की एक शाखा या ब्रांच है जिसमें उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। यानी वो उभयचरों का अध्ययन कौन सी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? तो दिया गया है सरीसृप या आचार विज्ञान या स्तनपायी विज्ञान या आकृति विज्ञान। तो हमें पता है सरीसृप जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं भाई? रेप्टिलिया। और ये जो रेप्टिलिया होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? उभयचर होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं या पंजों के द्वारा स्लिप करके ना आगे बढ़ते हैं। तो वो सारे किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं, रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं। रेप्टिलियंस को ही दूसरा नाम दिया जाता है उभयचर या एम्बायोटिक। तो ये अपने आप में पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है उभयचरों का अध्ययन किसके अंतर्गत संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरीसृप। इसके साथ ही आप दूसरा भी क्वेश्चन बता सकते हो कि सरीसृपों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है भाई? तो आप उसका आंसर दे सकते हो हर्पेटोलॉजी। क्या नाम आ रहा है भाई? हर्पेटोलॉजी। किसका अध्ययन है हर्पेटोलॉजी? तो हम बताएंगे हर्पेटोलॉजी अपने आप में सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, जो काफ़ी बार आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो आप बताओगे सरीसृपों का। स्तनपायी जो होते हैं जो अपने आप में दुग्ध का स्त्राव करते हैं, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसके साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ जीव होते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ जीव होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चों को जन्म देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं भाई? उनको अपनी भाषा में बोलें तो अपन बोलेंगे हिंदी में जरायुज। क्या बोलेंगे? जरायुज। और अंडे जो देते हैं उनको बोलते हैं क्या? अंडायुज। तो अंडायुज जो होते हैं उनको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं ओवीपोरस। क्या कह सकते हैं भाई? ओवीपोरस। और इसको बोलते हैं विविपोरस। तो ये दोनों बातें हमारी किससे रिलेटेड हैं? इसी ओईपोरस और विविपोरस से रिलेटेड हैं। ओईपोरस और विविपोरस जो है ये हमारे
इनसे रिलेटेड अपने आप में ब्रांच हुई। दूसरी खास बात, नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखने आए हैं, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है भाई, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, किसान के मित्र कहे जाने वाले, किसान के मित्र कहे जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को भी ढीला करने में मदद करते हैं, यानी किसान का मित्र कहा जाने वाला जीव कौन सा है? एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा तो आप जवाब दे सकते हो राइट आंसर केचुआ। टिड्डी तो फसल को नष्ट करती है तो वो तो मित्र हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, केचुआ है ये वर्मी कंपोस्ट अपने आप में तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। चूहे होते हैं ये तो खुद फसल को नष्ट करते हैं। तो बचा कौन? खरपतवार। खरपतवार जो होते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं वीड्स, तो खरपतवार नाशी के रूप में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, खरपतवार नाशी कौन से पौधे होते हैं? तो अपन कहेंगे 2,4-D के रूप में खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। तो खरपतवार नाशी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 2,4-D का उपयोग किया जाता है। ये खरपतवार नाशी जो फसल के साथ में अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं उनको ही खरपतवार कहा जाता है। उनको नष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं किसका उपयोग किया जाता है? 2,4-D का उपयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी ट्राई एसिटिक एसिड। दूसरी खास बात आती है, जो केचुआ है ये अपने आप में एनीलीडा, प्रश्न पूछा हुआ है भाई एसएससी CHSL के अंदर कि केचुआ कौन से संघ का प्राणी है? तो एनीलीडा संघ या ग्रुप के अंदर केचुआ अपने आप में आता है। दूसरी खास बात, इसका शरीर जो होता है वो खंडों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? खंडों से निर्मित होता है, यानी इसमें बहुत सारे खंड पाए जाते हैं। दूसरी खास बात है, जो केचुआ होता है ये मिट्टी में पाया जाता है और इसके द्वारा केचुए का जो पालन होता है वो वर्मी कल्चर कहलाता है, और ये वर्मी कल्चर के द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है भाई। क्या तैयार करता है? वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है, केचुए की खाद तैयार करता है, जो अपने आप में कैसी होती है? कार्बनिक खाद होती है, या ऑर्गेनिक अपने आप में मेन्योर होती है, खाद होती है। इसके लिए हम बातचीत करें तो इसमें काफ़ी मात्रा में क्या होती है? ह्यूमस पाई जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ता है। क्या बढ़ जाता है भाई? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में तो उपजाऊपन बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं उपजाऊपन को बढ़ाने में केचुए की खाद का उपयोग किया जाता है। तो ये बातें आपकी इससे रिलेटेड हुई, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है कि आपको दिया गया है ट्रिप्सिन, नाम आ रहा है ट्रिप्सिन, तो नाम से ही पता चल रहा है पहली बात तो ट्रिप्सिन क्या होता है? तो ट्रिप्सिन हम कह सकते हैं एक एंजाइम होता है। क्या होता है भाई? तो ट्रिप्सिन अपने आप में एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है, यानी कहाँ पाया जाता है, या हमारी बॉडी में इसका निर्माण कौन सी जगह होता है, और ये किसकी फॉर्म में काम करता है? तो उसमें एक नाम दिया गया है आपको पीत रस। पीत रस को आप बोल सकते हो बाइल जूस। क्या बोल सकते हैं भाई? बाइल जूस बोलूं या पीत रस बोलूं? दूसरा अगला आ रहा है अग्नाशयी रस। कौन सा आ रहा है? सॉरी, आमाशयी रस, जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोल देते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस। तीसरा आ रहा है हमारा सलाइवा। चौथा आ रहा है हमारा अग्नाशयी। मयासिक नहीं, इसको अग्नाशयिक बोलेंगे, अग्नाशयिक।
तो अग्नाशय का मतलब होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर अग्नाशयी रस कहलाता है। यानी ये तो निकलता है। पीतरस का निर्माण तो किससे होता है भाई? तो आप बता सकते हो पीतरस का निर्माण होता है लाला लीवर से या यकृत से। आमाशयी रस से किससे बनता है? तो हमारे स्टमक या आमाशय से बनता है। और इस आमाशय के अंदर हम बातचीत कर सकते हैं कि HCl का सीक्रेशन होता है जो अपने आप में इस रस को या इस जूस को एसिटिक बनाता है। इसकी मात्रा या क्वांटिटी बढ़ने के कारण से हम कह सकते हैं हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। किसकी प्रेजेंस के कारण से? HCl के कारण से। इस HCl का सीक्रेशन अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो ऑक्सेंटिक नाम की सेल्स पाई जाती हैं। ऑक्सेंटिक। उस ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा अपने आप में किसका सीक्रेशन होता है? HCl का सीक्रेशन होता है। और ये जो HCl है इसका pH अपने आप में पेट में कितना होता है? 1.2 होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उस पेट का जो माध्यम होता है वो एसिटिक हो जाता है, एसिड हो जाता है। जो सलाइवा होती है या हमारी जीभ से निकलने वाला जो रस होता है या लार होती है उसमें पाया जाता है, तो उसको हम सलेवरी बोल देते हैं। अगला आ रहा है अग्नाशयी रस, जो अपने आप में आपकी बॉडी की सबसे बड़ी, क्या बोलूं भाई, सबसे बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिक्सर ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा? अग्नाशय। क्या नाम होगा भाई? अग्नाशय, या जिसको बोलूं पैनक्रियाज ग्लैंड होगा। उस अग्नाशय या पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है। और इस अग्नाशयी रस में अपने आप में 3 एंजाइम निकलते हैं जिनके नाम है LAAT। क्या नाम है भाई? LAAT, जो ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हो। ये चाय कौन मंगवा रही है? ये चाय हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड मंगवा रही है और इसके जूस में पाई जाती है LAAT। यहाँ ला का मीनिंग आप ले सकते हो, कह सकते हो कि ला का मीनिंग होता है लाइपेज। क्या होता है भाई? लाइपेज एंजाइम। ए से आता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा आता है भाई? एमाइलेज एंजाइम। और टी का मीनिंग होता है ट्रिप्सिन। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये हमारे पास 3 एंजाइम्स यहाँ पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो तीनों के तीनों किससे सीक्रेट होते हैं? अग्नाशयी ग्रंथि के अग्नाशयी रस से सीक्रेट होते हैं। और ये काम कहाँ करते हैं लला? ये हमारी छोट की जो आंत होती है जिसको आप बोलते हो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर अपने आप में ये काम है करता है। आंत आपकी बॉडी के अंदर 2 होती हैं भाई, एक छुटकी एक बड़ोड़ी। जो छुटकी होती है उसको आप बोलते हो स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़े वाले को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन पर्सन ये भी पूछ सकता है आप ट्रिप्सिन से कि ट्रिप्सिन जो है ना वो कहाँ काम करता है? तो ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। सीक्रेट किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और इसके साथ में और 3 एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम छोटी आंत में सीक्रेट होते हैं। किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज या मिश्रित या उभयधर्मी ग्रंथि भी कह सकते हैं। मिश्रित बोलूं, पेनक्रियाज बोलूं या उभयधर्मी बोलूं, तो उभयधर्मी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? प्रश्न आ जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा? अग्नाशयी ग्रंथि कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना और आप इसका शॉर्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है ब्लड का। किसका आ रहा है भाई? ब्लड का। और ब्लड आपसे कह रहा है कि रक्त का उत्पादन यानी ब्लड की जो प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी में कौन से जगह पर या किस भाग में होता है? तो ब्लड कहाँ बनता है? आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन दिया है अस्थि मज्जा, जिसको आप बोन मेरो कह सकते हो। दूसरा ऑप्शन दिया है फेफड़े यानी लंग्स। तीसरा ऑप्शन दिया है मस्तिष्क यानी ब्रेन। और चौथा ऑप्शन दिया है हार्ट या दिल। तो ब्लड कहाँ बनता है?
बहुत सारे बच्चे तो आंसर दे रहे होंगे कि दिल में बनता है, लेकिन दिल में ब्लड नहीं है। दिल तो भाई एक मोटर की तरह काम करती है, जो एक साइड से सामान लेती है, दूसरी साइड में सप्लाई करें देती है। यहाँ ब्लड के बनने का कोई भी प्रोग्राम है नहीं होता। तो ब्लड बनता कहाँ है भाई? तो आप बता सकते हो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मेरो के अंदर है होता है। जहाँ हम कह सकते हैं अस्थि मज्जा या बोन मेरो में ही आप पढ़ के आए थे कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। इस आरबीसी के लिए आपसे क्वेश्चन 2-3 पूछे हुए हैं भाई, दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन था, एसएससी का भी, कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वो फर्स्ट टाइम शुरू कब होता है या शुरू कौन सी अवस्था से होता है? तो आप अवस्था बताएंगे तो आप कह सकते हो कि एम्ब्रियो स्टेज जिसको अपन बोलते हैं, या हम कह सकते हैं भ्रूणीय अवस्था। तो आरबीसी का निर्माण तो कहाँ से होता है? भ्रूणीय अवस्था या एम्बायोटिक एम्ब्रियो जो स्टेज होती है उस दौरान इसका निर्माण शुरू हो जाता है। दूसरी खास बात हमारे पास आती है कि वैसे आरबीसी का निर्माण शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू हम कह सकते हैं पलीहा से होती है। तो आरबीसी का निर्माण फर्स्ट टाइम कहाँ होता है? चाइल्ड एज में। कौन सी अवस्था में? बाल्य या शिशु में हम कह सकते हैं। तो शिशु में आरबीसीज का निर्माण कहाँ हो रहा है? पलीहा में। लेकिन शिशु से अब वो क्या हो गया? बचपन में आ गया। तो बचपन में आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? तो अपन बोल सकते हैं बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। तीसरा हमारे पास आता है कि अगर वयस्क हो जाए व्यक्ति तो आरबीसी का निर्माण किस में होता है भाई? अस्थि मज्जा में होता है। कौन सी अवस्था में? वयस्क या अडल्ट स्टेज में। तो इसलिए आप आंसर दे सकते हो कि वयस्क अवस्था में आरबीसी कहाँ? अस्थि मज्जा में। बाल्य अवस्था में आरबीसी कहाँ बनेगी? लीवर में। और शिशु अवस्था में या चाइल्ड स्टेज में कहाँ बनती है? प्लीहा में। और भ्रूणीय अवस्था में भी किस में बनता है? प्लीहा में। और अवस्था में शुरू हो जाता है कौन सी में? भ्रूणीय अवस्था, एम्ब्रियो स्टेज में। तो आपका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि ब्लड का निर्माण कौन सी जगह हो रहा है? तो हम कह सकते हैं अस्थि मज्जा में हो रहा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो लंग्स होते हैं ये आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक प्रत्येक जो लंग्स होता है जिसका वजन आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो 480 ग्राम होता है। इसका मेन मकसद है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना या भरना उसको ब्लडर के रूप में। ब्रेन होता है, इसका वजन आपसे पूछ ले तो 1350 ग्राम होता है। हार्ट है, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये तो एक 250 ग्राम का ही आइटम है। लेकिन बस बोले दिल है कि मानता नहीं है। इस पर किसका जोर है? तो जोर तो तेरा ही है। और किसका जोर है भाई? तो जोर है यहाँ वो किशोर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं हमारे पास में एक अगला क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2 बार ये पीटीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 बार ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 बार ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मानव की जो मसल्स होती हैं उन मसल्स में जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकान या कमजोरी महसूस होती है? तो उसका आंसर हमारा होगा एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड जो है ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं पाया जाता है जिसका नाम होता है एथेनोइक भी कह सकते हैं भाई इसको। तो एथेनोइक अम्ल, बट ये एथेनोइक अम्ल तो हम सिरके का अम्ल कहते हैं, तो हमारी बॉडी में तो नहीं है ये। तो फिर नाइट्रिक अम्ल होता है जिसको आप बोलते हो HNO3, वो भी अपने आप में बॉडी में नहीं है। तो फिर आपकी बॉडी में HCl था जो तो थकान करने में काम नहीं आ रहा, वो तो गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा था, HCl था। अब बचा कौन आपका? लैक्टिक एसिड। क्या बच गया भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड की जमाव के कारण से हमारी मसल्स या मांसपेशियों में क्या होती है? थकान महसूस होने लग जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी खास बात है कि हम कह सकते हैं कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही अपनी बॉडी में मसल्स में क्या होता है भाई? जमा हो जाता है
और जमा होने की वजह से हमें थकान महसूस होती है। तो ये जो थकान महसूस हो रही है, इस थकान के लिए जिम्मेदार है कौन? लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं, तो ये सारी बातें हमारी किससे रिलेटेड हुई? लैक्टिक एसिड से रिलेटेड हुई। अगला क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है भाई कौन? HCl को आप जानते हो, ये आपके अभी अभी आया था ही। किसमें HCl हमारा होता है? ये किस में पाया जाता है भाई? तो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया भाई, बहुत बढ़िया और स्मार्ट क्वेश्चन है। विटामिन से आपका क्वेश्चन आ रहा है, और विटामिन आपको कहती हैं विटामिन। विटामिन जो शब्द है वो अपने आप में दो मीनिंग से बना हुआ है, वीटा प्लस एमीन। वीटा का अर्थ होता है लाइफ, और एमीन का मीनिंग लिया जाता है यहाँ अनिवार्य, यानी लाइफ के लिए, जीवन के लिए अगर कोई अनिवार्य पोषक तत्व है तो आप जवाब दे सकते हो विटामिन। विटामिन कहता है जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, अगर ये कम हो जाएगी तो मर मिट जाएंगे हम। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि अगर रोग हो रहा है आपकी बॉडी में पेलेग्रा, तो वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो आपको बताना है विटामिन यहाँ पेलेग्रा जो है वो कौन सी विटामिन के कारण से हो रहा है। सारी विटामिन आपको पता है एक ही जगह से आई हैं, जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें पेलेग्रा जो डिजीज होती है भाई वो कौन सा है? विटामिन B3 के कारण से होता है। यहाँ अपन कह सकते हैं विटामिन B2 आपको कहता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। B6 होता है, ये कहता है पायरिडोक्सिन। और विटामिन B12 कहता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। जिनमें से ये कहता है हमारी बॉडी में एनीमिया रोग हो जाएगा, वो कहता है हमारी बॉडी में जीरोपथेलमिया रोग हो जाएगा, या फिर पायरिडोक्सिन कहता है आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? विटामिन B3 की वजह से रोग हो जाता है हमारी बॉडी में। कौन है? पेलेग्रा। इस पेलेग्रा में आप कह सकते हो कि कौन कौन प्रभावित होते हैं? तो आप बता सकते हो पेलेग्रा में बाल और त्वचा ही मेनली प्रभावित होती है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, यानी जो नष्ट नहीं होते, वो कौन सा है जो अपने आप में नॉन बायोडिग्रेडेबल है? यानी बाकी तो सारे बायोलॉजिकली कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, जिसे हम प्रकृति का दुश्मन भी कह सकते हैं। तो वो आंसर आप शॉर्ट में सटीक में टिका सकते हो प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में पीछे काफ़ी चर्चाएं हुई हैं पिछले पेपर्स में कि प्लास्टिक हमारे पास दो प्रकार का होता है। ये एक पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, इसके एग्जाम्पल सहित आपको बताए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। सब्जियां होती हैं, मर्त जीव जंतु होते हैं, फूल फल होते हैं, ये सब तो नष्ट हो जाते हैं। अगर हमने कचरा बाहर फेंक भी दिया तो कुछ दिनों बाद में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए तो कैसे कहलाएंगे भाई? बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। लेकिन प्लास्टिक को आज फेंक दिया, वो 100 साल बाद भी आपको उसी कंडीशन में दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी गैर जैव निम्नीकरणीय है, ये नष्ट नहीं होता। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को पढ़ के बहुत ध्यान से उत्तर देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए अभी मैंने छोड़ा है, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, शाबाश, इसकी कोशिश कीजिए। बताना है विटामिन का ही क्वेश्चन है, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साफ साफ आंसर लिखा पड़ा है कि इनमें से जो वसा में विलय होता है, तो वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन। तो हम कह सकते हैं विटामिन्स जो होते हैं हमारी, उन विटामिन्स को हम विलेयता के आधार पर या सोलिबिलिटी के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय। तो जल में जो विलय होती हैं उसके लिए अपन कह सकते हैं कि पानी में घुल जाए वो तो इंसान बेकार है, यानी अगर कोई 2 घुट पानी पिला दे
और आप उसके गुण गा दें तो लोग आपको कहेंगे भाई साहब ये तो बेकार आदमी है, पानी में ही घुल गया। इसका मतलब पानी में घुलने वाली जो हमारे पास में विटामिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? बी और सी। इसके अलावा जो बच गई वो सब किस में घुलेंगे? वसा में घुलेंगी। तो वसा में घुलने वाली विटामिन ए, डी, ई, के, यानी वसा के लिए करना पड़ता है इंतजार, और इंतजार को ही हम कहते हैं मेरे यार अडीक। मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है मैं तुझे बहुत देर से अडीक रहा हूँ। तो इसका मतलब अडीक जो है वो वसा में विलय है। अब आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें तो विटामिन बी है, ये भी विटामिन बी है, और इसमें विटामिन सी है। तो बी और सी तो हमने अभी अभी लिखा है, वो तो जल में घुलनशील हैं, तो ये दोनों तो जल में घुल जाएंगी। तो बच गया कौन? जो वसा में विलय होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन ई। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हो या अपने साथियों को बता सकते हो कि हमारे यहाँ एसबी क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आपके सामने सॉल्व करवाया जाता है, उनका पूरा एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।